बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डियर स्टूडेंट्स ऑफ एप्टीट्यूड इंग्लिश, मैं हूं आपका कोर्स फैसिलिटेटर फजल शहबाज ख़ान। एक बार फिर आपकी खिदमत में अपने सेम सीरीज़ ऑफ पावर वर्ड्स को लेकर हाजिर हूं और जिसके आज हम अपने पार्ट नंबर 11 को यहाँ पर करने जा रहे हैं फॉलो। और जो हमारा लेटर इस वक्त होगा वो होगा लेटर आई। कुछ 8 वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं इस लेटर आई से रिलेटेड आज उम्मीद और इरादा रखता हूं कि आपको इंशाल्लाह दूंगा। तो इन 8 वर्ड्स का आगाज़ करने से पहले एक बार फिर मैं बार बार अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ये बताना चाहूँगा दैट द टाइम इज़ ड्राइंग नियरर एंड नियरर फॉर योर अपकमिंग टेस्ट्स। और जो स्टूडेंट्स ज़ाहिर है कि किसी भी डिसिप्लिन में पढ़ते हैं, सिर्फ ज़रूरी नहीं कि वो टेस्ट देते हों, इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोबेबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो उनमें भी ये वर्ड्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो वक्त ज़्यादा या कम बट बताना ज़रूरी है कि आपने आगे के दिनों को नंबर करते हुए अपनी तैयारी को फ़ौरन से पेशतर आगे बढ़ाना है। एंड इन दिस लाइकलीहुड जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, जस्ट ट्राई टू कीप यूजिंग देम विद द बेस्ट ऑफ़ योर एबिलिटीज़। चाहे लिखते हुए, सबसे बेहतरीन तरीका लिखने का सेंटेंसेस बनाना, या चाहे कोट करते हुए सेंटेंसेस को बोलना। दीज आर गोइंग टू बी वन सच एलिमेंट्स जो आपको बहुत आसान आपके लिए आसान साबित होंगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, मेमोराइजिंग ऑल ऑफ द वर्ड्स। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस एंड लेट्स टॉक अबाउट अ न्यू वर्ड। 72 लिखा छोड़ दिया था ताकि आपको ये पॉइंट बता सकूं कि अब जो वर्ड हम शुरू करने जा रहे हैं, वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वर्ड नंबर 73। तो लेटर आई, वर्ड नंबर 73, टोटल 8 वर्ड्स इसमें आपको देने हैं इस पार्ट में, विच इज़ पार्ट नंबर 11 एंड योर पार्ट स्टार्ट्स नाउ। पहला वर्ड आई का आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप उसका स्पीच बताएंगे, फिर हम उसकी मीनिंग यहाँ पे देखेंगे। सो हियर वी गो। गौर फरमाइएगा, एक वर्ड आपके सामने क्या लिखा है पहले तो उसको पढ़ कर बताइएगा। स्पीच तो मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा, पहले इसको पढ़ के बताइए। द वर्ड इज आइकॉनोक्लास्ट। अब देखिए, आप इसको पढ़ रहे होंगे इकोनो। अच्छा देखिए, पढ़ने को ऐसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन सब छोड़ दो, एंड में जो लिखा है ऑक्लास्ट उसको छोड़ दो। 4 वर्ड्स क्या लिखे हैं, लेटर्स क्या हैं? आइकन पढ़ते थे ना, ईकन तो नहीं पढ़ते थे। तो आइकन से ही आइकॉनोक्लास्ट। तो आइकॉनोक्लास्ट किसे कहा जाता है? लफ्ज़ आइकन जो है वो किसी एक शख्स के लिए है या किसी एक इंसान के मिसाली बनने के लिए है। मिला लिया जाए तो ये बहरहाल स्पीच की शक्ल में देखते हैं पहले क्या बनता है। दिस वन इज़ आवर नाउन। चलिए, इस पहले वर्ड की शुरुआत ऑफ लेटर आई हमारी हो चुकी है विद ऑफ कोर्स नाउन। और आइकॉनोक्लास्ट का लफ्जी मतलब है, एक नया वर्ड लिख देता हूं पहले तो, नया वर्ड और नया वर्ड। वेट अ मिनट, अब जो लिखने जा रहा हूं वो नया थोड़ी है, आपने सेकेंड ईयर में और उससे पहले कहीं ना कहीं पढ़ा है। द वर्ड इज हेरेटिक। द वर्ड इज हेरेटिक। अब ये वर्ड आप सोचोगे कहाँ पढ़ा है यार, कहाँ पढ़ा है? एक और मीनिंग दे देता हूं इसको भी डिफाइन करने के लिए। एक वर्ड है स्केप्टिक। आप कहेंगे यार ये वर्ड भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, प्रोग्रेस वाली नॉवेल में आपने पढ़ा है स्केप्टिकल, आपको याद आना चाहिए। अच्छा खैर, अब इसका आसान तरीन वर्ड लिख देता हूं, क्रिटिक। अब आप कहोगे भाई यार क्रिटिक था इसका मतलब, लेकिन आई एम स्टिल श्योर कि ये तीनों आपके लिए नए वर्ड्स होंगे, इवन क्रिटिक भी कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो 1 से 3 वर्ड्स मिल गए। मैं आपको शुरू में ही कह चुका हूं प्रीवियस पार्ट्स में कि भाई जो अक्सर आपको वर्ड्स मिल रहे हैं और जो उनकी मीनिंग्स मिल रही हैं, मीनिंग्स खुद में नए वर्ड्स हैं, तो उनको भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे। प्रिंसिपल सेंटर के अंदर आपने एक वर्ड पढ़ा था और एक वर्ड था कैथोलिक। अब बाज़ बच्चे ऐसे हो गए होंगे, हाँ सर आपने पढ़ाया था। द वर्ड इज़ कैथोलिक, जिसे कैथोलिक लिखा जाता है, तो वो कैथोलिक है। और उसी के अगेंस्ट में एक वर्ड आता है हेरेटिक। तो कैथोलिक कहा जाता है
रोमन कैथलिक में ऐसी कम्युनिटी को जो कि क्रिश्चियन हो, कट्टर या नॉर्मल, लेकिन उनमें फिर हेरेटिक किन्हें कहा जाता है, किस कम्युनिटी को, जो कैथलिक ना हो, यानी जो कैथलिक होने के जो बिलीव्स हैं उनको डिनाई करती हो, यानी जो क्या हो, समझ लीजिएगा इस वर्ड को भी, इसको ही समझ लें, आइकॉनोक्लास्ट या हेरेटिक किन्हें कहा जाता है, ऐसे लोगों को जो बुनियादी तौर पर किसी मखसूस फेथ में बिलीव ना रखते हों, नॉन बिलीवर्स को यहां पर आइकॉनोक्लास्ट या हेरेटिक कहा जाता है। स्केप्टिक कहते हैं शक्की होने को। शक्की इंसान तब होता है जब वो किसी चीज पर 100% क्या 10% भी यकीन ना रखता हो। यकीन ना रखता हो तो मतलब किसी और चीज पे यकीन रखता है, तो बिल्कुल मोर और लेस सेम मीनिंग हो गई। तो स्केप्टिक का मतलब भी नॉन बिलीवर होता है, या किसी चीज पर ना होने के बराबर यकीन रखना। क्रिटिक तनकीद करने वाले को कहते हैं। तो तनकीद करने वाला कब बनता है, जब उसे किसी चीज के ऊपर टोटल इख्तिलाफ हो, मतलब वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो, ओपोनेंट उसका बन के खड़ा हो, तो उसे क्रिटिक कहते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। अब लेट्स चेक दिस वन आउट इन अ सेंटेंस। ज़ाहिर सेंटेंस आइकॉनोक्लास्ट पर, बट यू गॉट बंच ऑफ वर्ड्स हियर, हैवंट यू? चलें जी, अब देखते हैं। द वर्ड इज एंड द सेंटेंस इज India's belief in, एक और वर्ड अच्छा मिल जाएगा, पाकिस्तान द मॉडर्न वर्ल्ड में यूज हुआ था और वैसे भी हुआ है, मोनोथीज्म। इंडियाज बिलीव इन मोनोथीज्म, यानी कि मोनोथीज्म कहते हैं एक खुदा को मानना। इंडियाज बिलीव इन मोनोथीज्म, जो कि वो नहीं मानते, इज बेस्ड अपॉन द आइडियाज ऑफ, वर्ड उठा के लिख दें, आइकॉनोक्लास्ट। एक मिनट के लिए सेंटेंस को समझिएगा प्लीज। ऐसे ही आप सोचोगे यार क्या लिखा सर ने। इंडिया का मानना एक खुदा पर, वो बिलीव बेस करता है आइकॉनोक्लास्ट होने के नजरिए पर। यानी कि हिंदू, इसका मतलब ये हुआ मोनोथीज्म मानते ही नहीं, वो तो पॉलीथीस्ट हैं, ठीक है ना। मोनो मतलब एक, पॉली मतलब सारे। तो हिंदू क्यों इसको मानेंगे, क्यों इस पर यकीन उनका जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो पॉलीथीज्म पे यकीन रखते हैं। तो हिंदुओं का यकीन मोनोथीज्म के हवाले से बेस करता है आइकॉनोक्लास्ट होने के नतीजे में, यानी कि वो बिलीव नहीं करते इस पर। मुस्लिम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर मुझे लिख देना होगा पॉलीथीज्म। Muslims belief in polytheism is based on the ideas of iconoclast। अच्छा, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस जुमले को चलो ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो मैं इसको थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड से लिख दूं, ये आपके लिए ज़्यादा सही होगा। वो गलत नहीं था जो मैंने लिखा है, वो भी सही था, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। पॉलीथिज्म, इंडियाज बिलीव इन पॉलीथिज्म, इंडिया का एक से ज़्यादा खुदाओं पर यकीन जो है इज बेस्ड अपॉन द आइडियाज ऑफ इकोनोक्लास्ट, वो इकोनोक्लास्ट होने के नतीजे पर है, यानी कि वो नॉन बिलीवर्स हैं, इसीलिए वो पॉलीथिज्म पर यकीन रखते हैं। वो हेरेटिक हैं जब भी ऐसे हैं, वो स्केप्टिक या क्रिटिक हैं जब भी ऐसे हैं। एक वर्ड हो गया, बढ़ते हैं आगे, इसको जल्दी से करेंगे नोट एंड वी मूव ऑन। जल्दी से इसे मिटाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट अनदर सेट ऑफ वर्ड्स। अच्छा, इसी से एक वर्ड याद आया, हालांकि इससे याद आया लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट है और वो नाउन नहीं है, बट वन ऑफ द वर्ड्स ऑफ आई विच इज प्रोमिनेंटली नोन। Now the meaning, the word itself is
number 74, and that is हर वो वर्ड जो ओ यू एस जैसे सफिक्स पर एंड हो उसको हम सिवाय एडजेक्टिव के और तो कुछ नहीं कहते। लिहाजा इस एंडिंग से पता चलता है कि दैट वन दिस टाइम इज आवर एडजेक्टिव। एंड यस ऑफ कोर्स दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज, सब छोड़ दें, इसे आप आइडल पढ़ेंगे जैसे उसे आइकन पढ़ते हैं। और आइडल से ये भी आपको समझ में आ गया, आइडल किसी को आइकन समझते हुए कहा जाता है। लेकिन यहाँ आइडल को अगर हम बुद्ध के सेंस में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आइडलेट्रस किसी ऐसे शख्स की कैफियत को कहा जाता है जो बुतों की पूजा और परस्तिश करने पर अपना पूरा एतमाद रखता हो। मसलन आइडलेट्रस, आसान मीनिंग इसी से निकालें, इसी वर्ड से, तो क्या होगा? आइडल वर्शिपिंग, बुत परस्ती, और शुड आई से बिलीविंग excessively in one's worship। अच्छा, पीछे जो आपने वर्ड देखा उसका लफ्जी मतलब ये था कि किसी इंसान का या किसी कम्युनिटी का आइकॉनोक्लास्ट होना, यानी अपनी ही बात पर यकीन रखना, किसी और की बात पर या किसी और के मज़हब पर नहीं। वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। मतलब देखें, अगर के हिंदू आइकॉनोक्लास्ट हैं तो इसलिए क्योंकि वो मुसलमानों की बिलीफ पे यकीन नहीं रखते तो हिंदू गलत हुए। मुसलमान अगर आइकॉनोक्लास्ट है तो इसलिए क्योंकि वो हिंदुओं की या किसी और कम्युनिटी की रिलीजन पे यकीन नहीं रखता तो वो पॉजिटिव हुआ। तो नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ दें, बिलीफ जो सही है उसको फॉलो करने और अपनी ही बिलीफ को फॉलो करने वाले को आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं। तो ऐसे ही आइडलेट्रस का यहाँ पे मतलब ये है कि अपनी ही इबादत में जुटे रहने वाले को और उसकी कैफियत को आइडलेट्रस कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे मेहनती इंसान को इंडस्ट्रियस कहते हैं, मेहनत करता रहता है, हार्ड वर्कर है तो वो इंडस्ट्रियस है। ऐसी जो इबादत करता रहे वो आइडलेट्रस है। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है, during the days of Ramadan, एक्चुअली स्पेलिंग ये होनी चाहिए, बात हुई जेड भी सही है। ड्यूरिंग द डेज ऑफ रमदान एवरी मुस्लिम house looks idolatrous। बहुत बड़ा सच है, ठीक है ना। और सच इस तरह कड़वा हो जाता है कि हम सिर्फ रमज़ान के महीनों में निहायत इबादत गुजार सलीका शार बन जाते हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव वर्ड इन डिफरेंट वे। अच्छा, आइडल वर्शिपिंग की अगर बात की जाए, अच्छा देखिए, आइडलेट्रस पॉजिटिव क्यों है समझ लें, क्योंकि हम इबादत गुजार बन जाएं। अगर आप आइडल वर्शिपिंग के सेंस में लिखेंगे तो फिर जुमला कुछ और बनेगा। जैसे हिंदू जो हैं वो भी आइडलेट्रस हैं, लेकिन वो किस जुमरे में आइडलेट्रस हैं? वो बुतों की पूजा करते हैं, दैट्स डिफरेंट। तो वर्ड ऐसा है कि दोनों के लिए यूज हो रहा है, पहले वाला भी ये वाला भी। तो हम ये ना करें यार इसमें आइडल लिखा है तो ये हिंदुओं के लिए यूज़ होगा, वहाँ आइकन लिखा है तो मुसलमानों के लिए, दोनों जगहों पे दोनों यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लेंगे। अगेन लेट्स गेट डाउन टू मोर ऑफ द वर्ड्स एंड टू डू इट फास्ट। 6 ऑफ द वर्ड्स टू बी गिवन टू यू एंड फॉर द केस ऑफ आई एक अच्छा सा वर्ड है। अच्छा, अब जो वर्ड्स मैं आपको देने जा रहा हूँ, डस्टर ही ढूंढ रहा था। अब जो वर्ड आपको देने जा रहा हूँ वो एडजेक्टिव नहीं है, थोड़ा चेंज करते हैं, नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आइए इस लिस्ट में थोड़ा वर्ब भी खेल लेते हैं क्योंकि वर्ब की भी बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो हियर वी गो।
बाज़ लफ्ज़ों की मीनिंग लिखी जाए तो वर्ड क्लियर हो जाते हैं, लेकिन ये बात मैं फिर साबित कर चुका हूँ कई बार की तरह कि बाज़ वर्ड सिर्फ मीनिंग से क्लियर नहीं होते, सेंटेंस से होते हैं। तो सेंटेंस बनाकर मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि बाज़ वर्ड्स को कितने तरीक़ों से लिया जा सकता है। दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू बी आवर वर्ड नंबर 75 एंड दिस टाइम इट इज़ वर्ब। द वर्ड नाउ इज़, जिसकी फॉर्म बनेगी और जो कि खुद एक फर्स्ट फॉर्म है, द वर्ड इज़ वेरी कॉमनली नोन बाय ऑल ऑफ यू। प्रॉबेबली आप बता भी चुके होंगे इसकी मीनिंग, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वर्ड वर्ब है, जो कि लिखा है इमर्स। इमर्स का मतलब होता है डूब जाना। फॉर और इन अदर वर्ड्स इसकी मीनिंग हो जाएगी क्या, किसी चीज़ को डूब कर समझ लेना, जज्ब कर लेना खुद में। टू एब्सॉर्ब, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए उसमें डूब जाना, उसको सीख लेना। टू डीपली इन्वॉल्व भी हो सकता है, चाहे तो लिख लें। एक वर्ड अगर लिखेंगे, नया वर्ड, एब्जॉर्व तो चलो बहुत पुराना है, तो ये हो सकता है टू एप्टीट्यूड इंग्लिश के लिए अच्छा वर्ड है। टू इनग्रॉस, इनग्रॉस का मतलब भी होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप इन्वॉल्वमेंट से मान लेना। तो डीप इन्वॉल्वमेंट को कहते हैं इमर्स होना, यानी कि उसमें डूब जाना। सही है, एक सेंटेंस बनाते हैं इस पर। In order to differentiate between the truth and the falsification. In order to differentiate between the truth and the falsification, one needs to, अब वर्ब यूज कर लें, immerse in डीप थिंकिंग। सच और झूठ का फर्क करने के लिए हर इंसान को या एक इंसान को चाहिए कि वो गहरी सोच में डूब जाए। मतलब फौरन मुंह खोलकर नहीं वो वाकया जो हुआ वो मेरे हिसाब से गलत था, नहीं वो जो वाकया हुआ वो तो सही था, नहीं उस पर ये गलत था, कोई कहता है उसमें ये गलत। भाई सोच तो लो, पहले सोच लो कि आप क्या सोचना जानते भी हो या नहीं। उस तरह की कैपेबिलिटी को यहाँ पर इमर्स कहा जाता है। ये करना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना, पहले तोलो फिर बोलो, उसके लिए ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इसे मिटाते हैं और बढ़ते हैं आगे। और एक अच्छा वर्ड है कॉमनली नोन एज, पता नहीं आपने सुना है या नहीं, but this time it's not going to be verb, that's for sure. और अगर मैं जल्दी मिटा रहा हूँ तो आप keep pressing the pause button and keep getting your words back to you. Now it's going to be word number 76. मैं सेंचुरी तो मारूंगा बेटा, और जाहिर है इसमें कुछ लेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं भी होंगे तो भी हम सेंचुरी की तरफ से बढ़ेंगे। तो 100 तक तो हमारा हदफ है, आगे मौका लगेगा तो ज़रूर दूंगा। लेकिन 100 वर्ड्स जैसे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह, मैं उन वर्ड्स के फिर एंटोनिम्स आपके साथ यहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है जी, तो फिर उसके बाद ही देखा जाएगा, ज़रूरी हुआ तो ठीक, वरना ख़त्म भी करेंगे। 76 में जो वर्ड मैं आपको देने जा रहा हूँ, इट्स नॉट गोना बी वर्ब दिस टाइम, देन व्हाट इट इज़, द वर्ड इज़ illicit. What is it? Illicit. फॉर एग्जाम्पल ये एक तो ये देखा जाए तो ये आपका एडजेक्टिव है। एम आई राइट?
ज़रा गौर से अगर आप देखें क्या नज़र आता है, इज़ इट करेक्टली रिटन, इज़ इट, यस इट इज़, इट्स एडजेक्टिव। अब इलिसिट क्या है? आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो इलिसिट कहते हैं हर उस चीज़ को, हर उस अमल को जो लोग या जो एक रूलिंग कम्युनिटी जिसे मना कर दे या ममनू करार दे, यानी कि ये इसको करने की इजाज़त नहीं है। ममनू आइन वाला यानी मना करना, ममनून तो शुक्रगुजारी होती है, उर्दू भी ठीक होनी चाहिए। तो फॉरबिडन यानी मना किया हुआ, यानी इसका मतलब है जो अपर लेवल या गवर्नमेंट की तरफ से ये हो, नॉट परमिटेड, जिसकी इजाज़त ना मिले, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ईटिंग ओपनली इन पब्लिक इज यूजुअली, मैं यूजुअली कहूँगा क्योंकि हम पाकिस्तान में, हालांकि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है ना, अफ़गानिस्तान भी कह सकते हैं आप, जिसको इस्लाम के नाम पे लिया गया है, ठीक है ना। तो हालांकि यहाँ पर यूजुअली का वर्ड नहीं होना चाहिए। मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, ईटिंग ओपनली इन पब्लिक इज़ यूजुअली डीम्ड इलिसिट इन पाकिस्तान ड्यूरिंग रमज़ान। रमज़ान क्या महीना होता है, खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको रमज़ान मिल जाता है और फिर याद ही रह जाते हैं कि यार पिछले रोज़े में वो लोग थे, मेरे अब्बा थे, मेरे भाई थे, लोग रहते नहीं चले आते हैं एंड, तो कदर करें दिनों की भी, लोगों की भी। तो खुलेआम पब्लिकली खाना पाकिस्तान में अक्सर ममनू करार दिया जाता है। अच्छा, ममनू अक्सर नहीं होना चाहिए, मना ही होना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पाकिस्तान की जगह सऊदी अरेबिया की बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, या वहाँ जहाँ पर सख्ती ज़्यादा है, तो मैं यूजुअली का वर्ड हटा दूंगा और फिर जुमला हो जाएगा, ईटिंग ओपनली इन पब्लिक इज डीम्ड इलिसिट, मना है भाई, फॉरबिडन, इज डीम्ड इलिसिट इन सऊदी अरेबिया ड्यूरिंग रमज़ान। सो इट कैन बी रिटन दिस वे। नोट करेंगे, साथ साथ लिखना बहुत ज़रूरी है एज वी गेट डाउन टू द लास्ट 4 वर्ड्स and possibly to end this part as well with it, and I've got a few more words to follow. Okay, let's talk about a word which probably is an adjective once again, so I'm not going to remove the word adjective here, and let's get down to the business end. Word number 77 and the 5th for letter I. कॉमन वर्ड है, उम्मीद करता हूँ आपने लिखा भी है कई बार, बोला तो नहीं होगा शायद, लेकिन सुना होगा। Now the word is word number 77 and this time it will remain adjective and the word is impeccable. The word is, गौर से देखिएगा, it is impeccable. Impeccable क्या होता है, फटाफट लिख देता हूँ शायद याद ना हो। The meaning of this word is probably exemplary. Exemplary, ई यहाँ पर, ए यहाँ पर, सही कह रहा हूँ ना, गलत तो नहीं लिख रहा? अगर गलत हुआ तो बता दूंगा, वरना मेरे हिसाब से सही है। exemplary का मतलब होता है मिसाली, एक चीज जो कि आइकॉनिक बन जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी किसी चीज को जिसे आप देख रहे हो उसमें आपको गड़बड़ ना दिखे, यानी वो चीज जो अपेरेंटली फ्लॉलेस हो, मिसाली हो, तो उसे इम्पेकेबल कहा जाता है। सो दिस वन इज आवर एडजेक्टिव, और जुमला बनाएं तो कुछ यूं बन सकता है, मिस्टर शोएब
is impeccable. Mr. Shoaib is impeccable when it comes to handling the management. मिस्टर शोएब जो हैं वो जब मैनेजमेंट को टैकल करने की बात आती है तो उसमें देखा जाता है कि वो एक मिसाली इंसान है, उनके अंदर कोई कमी नहीं है. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय दिस वर्ड, इन द वर्ड इटसेल्फ इज़ वेरी मच नाउ कॉमन. And as we go down to another set of words, and this time the word is, it will remain adjective for this time as well, since good number of words are always adjectives. And I was just about to remove this. शुक्र है खुदा का, बच गया. So this time it's going to be word number 78. That's gonna be the word is impertinent. पहले तो मुझे ये बता दें ये कौन सा स्पीच है, क्या ये मैंने सही लिखा भी है? ओ आई एम सॉरी, इसमें मैंने एक गड़बड़ तो कर दी है, शायद वो गड़बड़ आपसे भी होती होगी. शुक्र है फ़ौरन लिखते ही अंदाज़ा हो जाता है, ये आना चाहिए. खैर, द वर्ड इज़ इम्पर्टिनेंट, जिसका नाउन बहुत मशहूर है इससे भी ज़्यादा, और वो है इम्पर्टिनेंस. तो एडजेक्टिव जब डिफाइन करेंगे तो इम्पर्टिनेंट, जब नाउन के तौर पे बताएंगे तो इम्पर्टिनेंस. मतलब क्या है आइए देखते हैं. वर्ड नंबर 78 एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज insolent और रूड. एक इंसान को जब कहा जाए कि वो बड़ा ही बदतमीज़ है, बड़ा ही सख्त मिजाज है, बड़ा ही हार्श टोन रखता है, ऐसे शख्स को कहा जाता है ही अपीयर्स टू बी इम्पर्टिनेंट. जैसे एक जल्दी से जुमला लिखा जाए तो क्या बनना चाहिए? बीइंग impertinent can never help one's cause. बड़ा ही प्रोवर्बियल टाइप का जुमला ही, अगर आप गौर करें इस जुमले का सेंस है कि बदतमीज़ होकर रहना कभी भी किसी इंसान के लिए और किसी भी इंसान की डीलिंग्स के लिए मददगार साबित नहीं हो सकता. यानी बदतमीज़ होकर आप जीत नहीं सकते, आप हारोगे ही सूनर देन लेटर. सो दैट्स वर्ड नंबर 78 ऑफ कोर्स, एंड we get down to the second last word and the two words which are to be remaining, and we'll be adding them very very shortly. So many words are there, and एक कॉमन वर्ड है, शायद रेसलिंग फ्रेटर्निटी में आपने बहुत सुना है, वो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ. It's going to be word number 79, and the word is incarnate. ज़रा मुझे सोच समझ के बताइएगा ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और क्या ये ऐसा वर्ड है जो आपने पहले सुना है? चलें मैं ही जल्दी कर लेता हूं. द वर्ड इज नन अदर बट एन एडजेक्टिव. जाहिर है जिसका मतलब है an evil or probably a monster in a human form. In a
ह्यूमन फॉर्म। रेसलिंग फ्रेटर्निटी में एक रेसलर है ब्रॉक लेसनर, उसको कहा जाता है, चलें जुमला ही लिख देता हूं, आप कहेंगे रेसलिंग का जुमला सर, कम ऑन, यू किडिंग मी? नो आई एम नॉट। ब्रॉक लेसनर इज कॉल्ड द बीस्ट। अब अक्सर लड़के तो मेरे साथ पढ़े रहे होंगे, द बीस्ट इनकार्नेट, द बीस्ट इनकार्नेट। आसान है, मुश्किल तो है ही नहीं। एक आखिरी जुमला लिखूंगा, उसके बाद फिर से यहीं पर रोकूंगा ताकि हमारा एडजेक्टिव का फोल्ड यहां पर मुकम्मल हो जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज योर वर्ड नंबर 80। इस बार ये एडजेक्टिव नहीं होगा, फटाफट मिटाऊंगा, टाइम भी जा रहा है। सो द वर्ड इज टू बी द लास्ट वर्ड, इट्स वर्ड नंबर 80 and the word is incisive। incisive हमारा एडजेक्टिव है। हाय मैंने क्यों मिटा दिया? और incisive का मतलब होता है वाजे, यानी क्लियर, या कह लीजिए शार्प। ठीक है जी, इट्स एन एडजेक्टिव। जैसे कि एक जुमला है, the management needs to take incisive decisions। चलिए जी, लिख लीजिएगा पॉज करके। till we meet next time in the next part, it's goodbye।